हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th के लिए रिवीजन सीरीज़, वो भी मैथ्स के लिए। ठीक है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो बोर्ड का पेपर देंगे 2021 में, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो उसमें जो सिलेबस है, उसके जो चैप्टर्स हैं, उनको हम स्टार्ट कर चुके हैं कि उनकी जो रिवीजन सीरीज़ है, इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर को फास्ट वे में समझेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे कुछ। ठीक है, लेकिन मेन फोकस मेरा क्या होगा कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर समझा दूँ। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर हमारा यही है, रियल नंबर्स। बाकी के जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में वो सारे आएंगे। मैथ्स में तो 15 चैप्टर्स हैं, हम 15 के 15 अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज इसकी वीडियो डालिए, फिर एक एक दिन बाद सबकी वीडियोस आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपको, जिनको नहीं भी आता उनको भी समझ आ जाएगा, ऐसे बताऊँगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? तो देखिए, आपने बचपन में पढ़े हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, बिल्कुल पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं जी। ठीक है, नहीं पढ़े तो इस बार पढ़ लोगे आप फिर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का ग्रुप होते हैं। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल कौन से होते हैं? जो कि ए बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते जिन्हें। ठीक है, वो हो जाते हैं आपके इरेशनल नंबर। समझ में आई ये बात? सिंपल सी थी। इसके बारे में और डिटेल देखेंगे आगे। अभी के लिए मोटा मोटा समझ लीजिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप। ओके, तो आपके जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले दे रखा है एल्गोरिदम। देखो, ये टर्म्स होते हैं मैथ्स में, उनको अगर हम समझ लेते हैं तो काफ़ी इजी होती है चीज़ें पढ़ने में। एल्गोरिदम, इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब क्या कि जैसे मैथ्स में हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ स्टेप लिखते हैं, कभी ये स्टेप, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे कर करके हमारा आंसर आता है। तो एल्गोरिदम का यही मतलब होता है कि सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सीरीज़, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स, बहुत अच्छे से स्टेप होते हैं, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और दूसरों को समझाते हैं। सिंपल सा मतलब है, पेपर में नहीं पूछेंगे लेकिन आपके समझने के लिए इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया। अब देखो, लेमा का क्या मतलब होता है? प्रूवन स्टेटमेंट फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब क्या कि एक साबित की गई स्टेटमेंट, जैसे कि मान लो कि जैसे वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, तो वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है। आपने देखा है ना, उसको हम कितनी जगहों पर यूज़ करते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यूज़ करते हैं ना, तो क्या एक प्रूवन स्टेटमेंट है और हम यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ों को प्रूव करने के लिए, जो दूसरी स्टेटमेंट है। ओके, अब देखो, आपके चैप्टर में आता है खतरनाक सा नाम, क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब आप समझ चुके हो क्या, कि एक प्रूवन स्टेटमेंट। अब यूक्लिड कौन थे? डिवीजन तो पता है, ठीक है, डिवीजन आपको सबको पता है। यूक्लिड कुछ नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम है, मैथ्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, और उन्होंने कुछ फार्मूला भी बताया था हमें किसी चीज़ का, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब आपको पता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब इन्होंने जो दिया है वो प्रूव हो चुका है पहले से। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो जहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल भी हो सकती है और ज़ीरो से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा छोटी होगी, जो, या फिर कह सकते हो जो बी की वैल्यू होगी वो आर से बड़ी होगी। मतलब क्या है कि अगर इनका कहना ये है कि दुनिया में कोई भी नंबर है ए, कोई भी नंबर है, मैंने उसे क्या बोल दिया, ए, लेकिन इसमें भी एक ख़ास बात है कि ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। ओके, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, यानी कि किसी नंबर के मल्टीपल में और कुछ रिमाइंडर उसमें जोड़ दो। ये वही चीज़ है जो कि आपने बचपन में पढ़ी थी, अगर आप सोच पा रहे हो, कि जैसे होता था ना आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ए बी क्यू एंड आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आप समझते हो, ठीक है।
1 2 3 4 5 और नेगेटिव साइड वाले भी और ज़ीरो भी, ठीक है। तो ये आप पहले से पढ़ चुके हो, मैं आपको बस रिवाइज़ करवा रहा हूँ। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे क्या देखते हैं हम, आगे हम देखते हैं कि आपके बुक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ टू फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। 0 इक्वल टू आर, या फिर कह सकते हो आप कि जो आर की वैल्यू बी से छोटी होगी, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, हाउ टू फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम HCF कैसे बता सकते हैं, दो नंबर्स का कैसे बता सकते हैं, समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर क्या है आपके पास, 455 और 42 का आपको HCF निकालना है। तो दो नंबर का HCF निकालना है तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बड़ा वाला नंबर है वो 455 है, ओके। तो 455 यहाँ पे बड़ा है 42 से, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसे आप मान लोगे A, ठीक है। बड़े वाले नंबर को आप मान लोगे A, और जो छोटा वाला नंबर है उसको आप मान लोगे B, ठीक है। इतना कर सकते हो, बड़े वाले को A मानना है और छोटे वाले को B मानना है। ये आप कर चुके हो, लेकिन मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम जानते हैं कि कोई भी नंबर है A, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं BQ प्लस R, ठीक है। तो A हमने यहाँ पे क्या माना है, बड़े वाले नंबर को, यानी कि 455 को, तो हमने 455 लिखा इज इक्वल टू, उसके बाद B इंटू क्यू। अब B क्या माना है हमने 42, तो हमने यहाँ पे 42 डाल दिया इंटू, अब देखो 42 को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परफेक्टली तो जाएगा नहीं, 42 इंटू 10 लिख सकते हैं, फिर बचेगा क्या हमारा रिमाइंडर 35, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या बना, डिवीजर, ठीक है, डिवीजर, ठीक है। डिवीजर को हमने किस में बदल दिया, डिविडेंड में, डिवीजर को हमने किस में बदल दिया, डिविडेंड में, यानी कि 42। अब यहाँ पे क्या बन गया, डिविडेंड। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 42 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो यहाँ पे क्या बन गया, डिवीजर, ठीक है। रिमाइंडर क्या बन गया यहाँ पे, डिवीजर। अब देखिए, अब इसको आप क्या कर सकते हो, 35 इंटू 1 प्लस 7 ऐसे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में फिर से ही करना है। अब यहाँ पे देखिए 35 क्या था यहाँ पे, डिवीजर। अब डिवीजर को हमने फिर से क्या बना दिया, डिविडेंड, और इस 35 को कैसे लिख सकते हो, अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवीजर, यानी कि 7 इंटू 5 प्लस 0। जैसे ही आपका 0 आया ना, यहीं पे आपका आंसर आ गया। जहाँ पे 0 आ जाता है वहाँ पे जो HCF होता है, तो यहाँ पर आपका HCF क्या निकल के आएगा, 7, ओके। मतलब जहाँ पर जो R है आपका, जो आपका यहाँ पर R है, जहाँ पर R 0 हो जाता है, R 0 हो गया तो हमारे पास बचा क्या, B और Q। तो जो B की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। यहाँ पे R 0 हो गया, जो B की वैल्यू यानी कि 7, तो हमारा 7 क्या हो गया, HCF हो गया 455 और 42 के बीच में, ओके। और सेम फॉलो फॉर HCF ऑफ 3 नंबर्स, मतलब ये तो 2 नंबर का था, 3 नंबर का कैसे निकालोगे, 2 नंबर का जैसे बताया वैसे निकाल लो, और जो 2 नंबर का HCF आया है इसका, और जो तीसरा वाला नंबर है उसके बीच का HCF निकाल लो, तीनों का HCF निकल आएगा, ठीक है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, क्योंकि जो इस चैप्टर का आप कह सकते हो एक मेन पार्ट जो है ना वो यही है। अब आप सोचोगे मैंने काउंटिंग क्यों लिखी है यहाँ पर, आप देखो है तो ये सिंपल से नंबर्स 1 2 3 4 5 6 30 40, ठीक है, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर्स की, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे 1 से लेके आगे तक, बहुत तक, ठीक है, बहुत आगे तक जाते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, अब देखो नंबर्स अगर हम बात करें तो दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर हो सकते हैं, या फिर इवन नंबर हो सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप होते हैं मुझे पता है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ और ऑड या फिर इवन नंबर की, ठीक है। तो या तो कोई नंबर ऑड होगा या फिर इवन होगा। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। इवन कौन से होते हैं, जो कि 2 के टेबल में आते हैं या फिर 2 से कट जाते हैं पूरी तरीके से। तो देखो जैसे यहाँ पे 2 क्या है, इवन, 4 इवन, 6 इवन, ठीक है। तो एक बात आपको पता होगी, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ी होगी, 11th क्लास में डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन अभी के लिए जान लो
कि एवरी ऑड नंबर कैन रिप्रेजेंट बाय 2 इंटू एम प्लस 1। ठीक है, मतलब क्या, अगर किसी नंबर को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर किसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें 1 जोड़ दे रहे हो, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, वो ऑड होगा। आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो कैसा बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, और इवन नंबर में जब आप 1 जोड़ दोगे, ठीक है, इवन नंबर में जब आप 1 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑड नंबर। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, एक और चीज़, क्या, एवरी इवन नंबर कैन रिप्रेजेंट बाय 2m। मतलब कोई भी नंबर है, या तो ऑड होगा, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इवन होगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, इवन होगा। आप सोच भी सकते हो, कोई भी नंबर है, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 6, जो कि क्या है, इवन है। अगर 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 8। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी इवन है। मतलब 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, या ऑड या फिर इवन, तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, इवन ही मिलेगा। अगर किसी भी वो ऑड नंबर को बताना है तो उसके लिए क्या है, इवन नंबर में 1 जोड़ दो, यानी कि जो यहाँ पे किया गया है। ओके, अब देखो कुछ चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे आपके लिए, क्या, एनी पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर है, जैसे कि 2 मान लो, ठीक है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर ऑड होगा या फिर इवन होगा। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताई, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो ऑड हो या फिर इवन हो, तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, इवन 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 इवन। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, ऑड पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव है, प्लस मत समझना इसको, ऑड पॉजिटिव नंबर इनटू ऑड पॉजिटिव नंबर। मतलब जब क्या होगा, जब आप 2 ऑड पॉजिटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ऑड पॉजिटिव नंबर। मतलब ये कि जैसे एक ऑड पॉजिटिव नंबर क्या हो गया आपका, मान लो 3, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 3 से ही। ठीक है, तो दोनों कैसे हैं, ऑड है और पॉजिटिव भी है, तो आपको क्या मिला, 9, वो भी क्या है, ऑड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ऐसे ही मान लो 3 3 ना लो, अब 3 ले लो और 5 ले लो, तो आपको क्या मिला, 15। ये देखो, ये ऑड पॉजिटिव नंबर, ये ऑड पॉजिटिव नंबर, आपको क्या मिला, मल्टीप्लाई करके ऑड पॉजिटिव नंबर। मतलब ये जो सारे नंबर है ना, आप ये जो मतलब जितने भी नंबर आगे तक जाते हैं, आप सब नंबर को सिर्फ एक चीज़ से बता सकते हो। कैसे, सारे इवन नंबर को कैसे बता सकते हो, लिख के 2 इंटू एम। कैसे बता सकते हो, 2 इंटू एम, या फिर 4 इंटू एम। क्यों, क्योंकि 4 भी एक क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे। ज़रूरी नहीं है एक बार में समझ में आ जाए, तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, इससे आपका रिविज़न बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर इवन नंबर का ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें पता होंगी पहले से बहुत सारी। तो चलिए आगे क्या करना है हमें, आगे हमें करना है एचसीएफ एंड एलसीएम कंसेप्ट। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। क्या, हाईएस्ट का मतलब आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट। कॉमन का भी मतलब पता है, जो दो चीज़ों में कॉमन हो। लेकिन फैक्टर और मल्टीपल में थोड़े से बच्चे अटक जाते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। बचपन में पढ़ाया जाता है, थोड़े से भूल जाते हैं। आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जिनको नहीं आते हो। ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि फैक्टर क्या होते हैं, कि कोई नंबर, मान लो कि 8 है, ठीक है, वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है, 8 के में भी आता है। तो कोई नंबर जिस जिस टेबल में आता है वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6/2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो नंबर किसी के टेबल में आते हैं, जैसे कि 6/2, तो जो यहाँ पे 2 है वो क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 6, मतलब 6 का एक फैक्टर हो गया। अगर आप 6 को देखोगे तो वो 2 के टेबल में आता है ना, तो 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया 6 का। ऐसे ही 6 देखो, 6 क्या हो जाएगा,
मल्टीपल हो जाएगा 2 का, फैक्टर मल्टीपल, दोनों उल्टे हैं थोड़े से, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो दूसरा नंबर उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल। जैसे कि मैं बात करूँ 4, ठीक है, और मैं बोलूँ 2, तो 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है, और 4 क्या है, इसका मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, बराबर मतलब बड़ा होता है, ठीक है। सिंपल सा था, आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। वैसे आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी बुक में कुछ एलसीएम और एलसीएम वाली वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना, उनको मैं बता दूं, उनको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में वीडियो के, ओके। तो एंड तक बने रहना। अब बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने वो ध्यान से सुना है तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, मतलब वो कैसा दिख सकता है, 6q+1, यानी कि 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, या फिर 6 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि देखो किसी भी नंबर को हम पॉजिटिव मतलब ऑड की तरह कैसे बता सकते हैं, 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा बता सकते हैं ना। मतलब 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो ऑड हो या फिर इवन हो, कुछ भी हो, तो हमें इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर में आप 1 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। तो हो गए ना सारे, कोई भी मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का, आपको समझ में आ गया। बाकी करने का प्रोसेस आपको अच्छे से पता है कैसे करते हैं, ठीक है, आप सीख चुके होगे पहले से। अब देखो 6q+3 की फॉर्म में हो सकता है कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो 6 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। इवन में 3 जोड़ दोगे, इवन में 3 जोड़ दोगे, ठीक है। इवन में ऑड जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा फिर से, ठीक है। 6q+5 इसका भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे आपको इवन मिलेगा और उसमें 5 जोड़ोगे तो वो ऑड बन जाएगा, ओके। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप पहले कर चुके हो, ठीक है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि इनका कंसेप्ट ऐसा होता है। बाकी हम डरते हैं देखने से, मतलब इनके प्रूफ देखो कितने बड़े बड़े हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ये बोल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, उसकी मदद से आप दिखाओ हमें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, इज़ ईदर फॉर्म ऑफ 3m, या तो वो 3m की फॉर्म का होगा, 3 का मल्टीपल होगा यानी कि, और 3m+1, या तो वो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, 2 है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो क्या वो 3 का मल्टीपल है, नहीं, लेकिन 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, 3 × 1 = 3 और 1। आप समझ पाए। या फिर मैं मान लो कि मैं 5 ले लेता हूँ, मेरी मर्ज़ी, ठीक है, कोई भी बोला है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं उसका स्क्वायर करूँ, 5 से कितना हो जाएगा, 25, है ना। 25 क्या है, 3 × 8 = 24, उसमें 1 जोड़ दो तो वो भी क्या है, 3m+1। अब मान लो कि मैं ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, 9। अब 9 क्या है, 3m, है ना, 3 × 3 = 9। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लिखने नहीं है, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ना, वो आप समझने की कोशिश करो। बाकी लिखना आपको उसी तरीके से जो आप लिखते हुए आए हो, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा सच में होता है, इसलिए ये हमें दिया गया है, ठीक है। आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे फिर प्रूफ। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब बोला गया है। क्यूब मतलब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इज़ ईदर, या तो कैसे फॉर्म का हो सकता है, 9 का मल्टीपल होगा, या फिर 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या फिर 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा। ये बताना है हमें यहाँ पे। अब देखो ऐसा होता है सच में, मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लो कि मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं किस फॉर्म का होगा, 9m या फिर 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, m की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9, माइनस का 9 और +9, तो क्या हो जाएगा 8। और 2 का क्यूब भी क्या होता है, 8। हम नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही देखो
या फिर मैं मान लो कि मैं ले लेता हूँ 9, 9 का नहीं 9 तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो हम ले लेते हैं 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो क्या 9 का मल्टीपल है, हाँ है। हम ले लेते हैं 10, 10 10 का कितना होता है 100 होता है ना। तो 100 कैसे लिख सकते हैं हम, 9 के मल्टीपल से, वो होता है आपके 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, ठीक है, 99 + 1। आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप ये कर चुके हो, मैं आपको बस ध्यान दिला रहा हूँ कि ऐसा किया था आपने, और आपको पेपर में भी अच्छे से करना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब वही बात कि एचसीएफ फाइंडिंग एंड एलसीएम एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, एक थ्योरम होती है आपकी बुक में, क्या है, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा, ठीक है, ऐसे क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या होती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो, उसके लिए आपको कुछ नंबर्स जानने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो कि खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, और क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का आपको क्लियर है। कंपोजिट नंबर आप थोड़ा समझ लो, कंपोजिट नंबर, नाम पे ध्यान देना, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या कह सकते हो आप इनके बारे में, क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखो, जैसे 2 है तो 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 और 2, ठीक है। लेकिन 3 है, 3 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 और 3, तो ये क्या हो गया प्राइम। अब मान लो 4 है, 3 के बाद क्या है 4, तो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे आपके, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और खुद 4 हो जाएगा, 3 फैक्टर हो गए। कभी आपने ये सोचा है कि जिसके 3 फैक्टर होते हैं या फिर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, अब मेरी बात को समझ में, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, जो कि 2 नंबर से ज़्यादा के टेबल में आते हैं, फिर 2 नंबरों से ज़्यादा से कट जाते हैं, अपने आप से भी कटते हैं, 1 से भी कटते हैं और किसी और से भी कट जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, 12 16 20 जितने नंबर आप सोच सकते हो, बस वो प्राइम ना हो तो वो कंपोजिट हो जाता है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, मान लो 12 ले लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल में मैंने 8 लिखा है तो 8 लेके समझाता हूँ पहले। 8 लिखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब। अब देखो ये क्या हो रहा है, 2 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है, और उसकी मल्टीप्लाई करके करके हमने क्या बता दिया, 8 को दिखा दिया। ऐसे ही देखो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, और ये क्या हो गया 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, देखो 2 और 3 है क्या, है तो प्राइम नंबर ही ना, ये क्या है प्राइम नंबर से, ठीक है। मतलब हम किसी भी कंपोजिट नंबर, ये देखो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, आप सबको पता है। तो एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में, मतलब प्राइम नंबर जो होते हैं उनके मल्टीपल्स में शो कर सकते हैं। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट्स में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये सारे प्राइम नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो रहा है, बस इसमें दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने और लिखा है आपके लिए, 196 10,000, ठीक है, ये सारे क्या है कंपोजिट नंबर है, और उनको हमने कैसे शो कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में शो कर दिया, ओके। आई होप थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता है, बस मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करते हैं हम, देखो आपने बुक में देखा होगा, एनसीईआरटी बुक में आपकी, चेक वेदर 6n एंड 4n या फिर 10n, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे नंबर, ठीक है, लेकिन कुछ इसी टाइप का होगा। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब कोई नंबर है, जैसे कि इन्होंने बोल दिया 6 बोल दिया, तो हम 6 का लेके समझते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है 6, ठीक है, उसकी पावर है n। अब ये बोल रहे हैं, और जो n है उसकी वैल्यू क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आप समझते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी जो n की वैल्यू है 1 2 3 5 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव होगी और नेचुरल नंबर होगी, ओके। तो 6 की या फिर किसी भी नंबर की बताओ कि 6 की कुछ ऐसी पावर हो सकती है जिससे ये, जिसको हम सॉल्व करें तो जिसकी जो लास्ट वाली डिजिट आए वो उसमें हमें 0 मिल जाए। मतलब ये आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, देखो जैसे 5n है, ठीक है, मतलब
n की कुछ ऐसी वैल्यू आए जिसे हम सॉल्व करें तो हमें 0 मिल जाए, जैसे कि 10 की पावर क्यूब 3 है, ठीक है। 10 का क्यूब जो है तो हमें मिलता है सॉल्व करने के बाद 1000, तो लास्ट में 0 आया। तो ये बोल रहे हैं, ये चीज़ यही बात बोल रही है, ठीक है, कि n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि आपको जो है लास्ट में क्या मिल जाए सॉल्व करने पे 0, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 10 की पावर 4, तो लास्ट में मिलता है ना 0, तो 4 तो है, लेकिन 6n पे बताओ आप, 6n 4n 10n बताओ, इसके मतलब n की वैल्यू कोई ऐसी है जिस पे ये एंड हो जाए, किस पे 0 पे, 0 के साथ एंड हो जाए। अब देखो कैसे पता लगाएंगे हम। अब देखो 10 को मैंने क्या लिखा है 2 इंटू 5, ठीक है। तो इससे आप समझ रहे हो, वैसे बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसकी, जब मैं पार्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा किसी एक चैप्टर पे, ठीक है, हर एक चैप्टर बनाने वाला हूँ आगे, तो उसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगा बच्चों को। लेकिन आप अभी समझ लो कि किसी भी डिजिट की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नंबर है कैसी भी हो, वो उसके लास्ट में 0 जब ही आएगा सॉल्व करने पे जब उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो उसमें 2 और 5 आ जाए कहीं से, क्योंकि जैसे ही 2 और 5 आएगा तो हमें मिलेगा क्या 10 मिलेगा, और जहाँ पे 10 आ जाता है उसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा लास्ट में 0 तो मिल ही जाएगा। वो कितने होंगे वो हम नहीं बता सकते अभी, ठीक है, लेकिन 0 मिल जाएगा। तो मतलब अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसमें 2 और 5 आना चाहिए। जैसे कि अगर हम 6n देखें तो अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3। अब इसमें देखो 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 का आना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ जाते हैं तो इसके लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा तो ये नहीं होगा। ऐसे ही 4n में देखो, 4n का भी जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसमें भी 5 नहीं आया, ठीक, सिर्फ 2 आया, ठीक है। लेकिन आप जब 10 का देखोगे 10 की पावर n, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 आ गया ना, 2 इंटू 5 की पावर n, 2 इंटू 5 जहाँ पर भी होंगे, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ये भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी होंगे तो फिर नेचुरल नंबर कोई भी पावर हो तो लास्ट में हमें ये 0 दे के जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब देखो कि मैंने वही चीज़ लिख दिया, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इफ़ वी गेट 2 and 5 एज द फैक्टर्स, 2 और 5 हमें फैक्टर की तरह मिलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर और उस नंबर के, देन इट वुड बी एंड विद 0, तो वो 0 के साथ एंड होगा, फिर कोई भी नेचुरल नंबर n हो, ठीक है। सिंपल सा था, पेपर में आएगा तो यही लाइन आपको लिखनी है और समझ गए होंगे आप इस बात को, ठीक है, पहले पढ़ा होगा आपने। अब देखो ये और चीज़ है, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ध्यान से सुनना है आपको, पूरी वीडियो में मेरे को आपको ध्यान से सुनना है बस, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 and 12 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, ओके। तो हमें क्या करना है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स में तोड़ देना नंबर को। जैसे 6 है तो उसे हमने कैसे लिख लिया 2 इंटू 3, बड़ा नंबर होगा तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो जो ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को ऐसे दिख रहा था तो मैंने ऐसे सिंपल सा करके लिख लिया। तो 6 को क्या लिख लिया 2 इंटू 3, 12 को क्या लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखो हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या करना है, उल्टा सोचना है यहाँ पर, उल्टा सोचना है। उल्टा मतलब ये कि आप सोचोगे कि देखो लोएस्ट कॉमन एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हाईएस्ट पावर है उसको काउंट करना है, ठीक है। एचसीएफ में क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको काउंट करना है, ठीक है। जो इसमें इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा सोचना पड़ेगा। एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर की तरफ भागना है, उल्टा सोचो, ठीक है। एचसीएफ में क्या करोगे, स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि उल्टा सोचो, ठीक है। आपको लग रहा है ना एचसीएफ हाईएस्ट पावर के बारे में सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या, जैसे कि देखो एलसीएम में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स आए हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं 6 को फैक्टराइज करने के बाद और 12 को फैक्टराइज करने के बाद। यहाँ पर आपको जितने भी अलग अलग नंबर दिख रहे हैं उन सब की जो हाईएस्ट पावर है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले में 2 दिख रहा है,
इसमें 3 दिख रहा है, 2 और 3 है ना, दोनों में अलग अलग। तो इनकी हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, इस वाले में हाईएस्ट पावर है या फिर इस वाले में, तो आप कहोगे इस वाले में क्या है, 2 की पावर 2, तो हमने वो लिख लिया इनटू। और देखो और कौन सा डिफरेंट वाला नंबर दिख रहा है आपको 2 के अलावा, 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 होती तो हम 3 की पावर 2 लेते, लेकिन दोनों में 1 है तो हम 1 लेते हैं। तो 2 2 सा 4 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 12। ओके, समझ में आया। हाईएस्ट पावर उल्टा सोचना है, ठीक है, एलसीएम ऐसा नहीं है लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने हर एक प्राइम फैक्टर जो अलग अलग है। अब देखो एलसीएफ में क्या करते हैं, एलसीएफ में भी आपको उल्टा सोचना है, क्या हाईएस्ट कॉमन है लेकिन लोएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स मिले, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मिले, इसमें हमें पहले तो कॉमन देखना है कि कॉमन है क्या। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन हमें डिग्री कौन सी देखनी है, लोएस्ट। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन दोनों में सबसे छोटी डिग्री क्या है 2 की, 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और देखो कुछ और कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 और 3 भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 और 2 कॉमन हो गया था जैसे, ठीक है। तो 3 की भी हम क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 3 सा 6, ठीक है। मैं एक और बात ध्यान रखनी है कि जो एचसीएफ है उसमें हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, और एलसीएम में हम कॉमन नहीं देखते, हम अलग अलग देखते हैं, जितने भी अलग होते हैं। यहाँ पे इंटू 5 होता है तो हम इसको 5 भी लिखते हैं, यहाँ पे इंटू 5 भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो एलसीएम में अलग अलग देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर उल्टा सोचना है, ऑफ ईच कॉमन देखना है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि कॉमन भी होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कॉमन नहीं है, ठीक है। जो कॉमन होगा वही लेंगे। अब तुम कहोगे किसी में कुछ कॉमन मिला ही नहीं, जैसे कि 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, तो मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा, अरे इंटू 1 लगा दो उनके आगे, हो गया 1 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम में क्या हो जाएगा 2 3 सा 6, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल सब रहा हूँ, ओके। तो एलसीएम एचसीएफ ये आपका हो गया, समझ में आया आपको। और लेकिन हाँ एक और बात याद रखनी है जो मैंने बता दिया आपको पहले ही, कि एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन होना चाहिए। और याद कैसे रख सकते हो कि एचसीएफ में कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा, जो बड़ा होगा उसी में तो कॉमन देखेंगे हम, है ना। जो बड़ा है उसमें कॉमन देखना है, छोटे वाले को छोड़ दो, एलसीएम को छोड़ दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखना है, ठीक है। बाकी ये भी चीज़ याद रखनी है कि एलसीएम में उल्टा, एचसीएफ में भी उल्टा, ओके। इतनी चीज़ें करने पर ही हमें कुछ चीज़ दिखी यहाँ पर, कि जो हमारा जो एलसीएम आया 6 और 12 का, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। 6 और 12 का जो एलसीएम आया वो क्या था, 12 था, ठीक है। और जो एचसीएफ निकला वो क्या था, 6 था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम को पास ले आते हैं, एचसीएफ को पास ले आते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है, 12 6 से क्या हो जाएगा 72, करेक्ट। अब देखो जिन नंबर का हमने एचसीएफ निकाला था, किसका निकाला था, एचसीएफ या फिर एलसीएम जिसका हमने निकाला था, दोनों निकाले थे, 6 और 12 का था। अब हम 6 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या मिला 72। ये बन गई हमारी चीज़ परफेक्ट वाली, क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। जो आपने एलसीएम निकाला है और जो एचसीएफ निकाला है, अगर आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किसके बराबर होता है, उन दोनों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब जिन नंबर का आपने निकाला था उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके बराबर होता है, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है कि गिवन एचसीएफ 306 एंड 657, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हमें क्या दे रखा है 9, ठीक है। हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट 2 फैक्टर्स, 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को इधर रखा, एचसीएफ को हमने भेज दिया इसके नीचे, तो एचसीएफ को भेज दिया नीचे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब देखो 2 नंबर के कौन कौन से यहाँ पे 306 656, 306 इंटू 656, ओके। और अपॉन क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 9, ठीक है। तो हमने रखा 9, ये कट गया 34 टाइम्स एंड इंटू करके हमारा आ गया ये, आप देख सकते हो आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5,
आर, अरे लिखा ही नहीं, ये क्या है, आर कंपोजाइट नंबर्स। इन्हें बताओ कि ये कौन से नंबर्स हैं, कंपोजाइट नंबर्स हैं। अब देखो कंपोजाइट नंबर कौन से होते हैं मैंने बता दिए, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो आपके कंपोजाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 के आगे वाले नंबर्स आपके कंपोजाइट नंबर्स हो सकते हैं, उसमें भी प्राइम नंबर कुछ आ जाते हैं जिसके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, सिंपल सा है। तो मतलब कैसे प्रूव करें, एक तरीका तो ये हो सकता है कि इनको सबको मल्टीप्लाई करो, फिर मतलब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये सब कुछ है ना। लेकिन हमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर्स हमें पता है कि वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर हम ये दिखा दें कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं तो हमारा काम बन जाएगा ना, तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। यहाँ पे मैंने क्या करा कि मेरे को 13 कॉमन दिख रहा था, 13 कॉमन दिखा, मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा अंदर, 7 11 और 13 निकाल लिया तो हट गया वो, और 13 की जगह पे प्लस के बाद क्या आ गया 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो 13 इंटू यहाँ पे 77 हो जाएगा, प्लस 1 तो 78। यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिल रहे थे, 2 फैक्टर, ठीक है। एक और चाहिए था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो ये क्या हो गए, 3 नंबर हो गए ना, एक तरीके से 3 नंबर। हमने इसको सॉल्व करने के बाद कोई नंबर आएगा, ठीक है। उस नंबर को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया। मान लो कोई नंबर x आता और x को हमने इस तरीके से बता दिया, है ना। मतलब ये जो नंबर होगा ये कैसा होगा, सोच पा रहे हो, ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने देखो इस नंबर को, इस वाले x को इन 3 नंबर के प्रोडक्ट में दिखा दिया, यानी कि इसके 3 फैक्टर हैं, ठीक है। यही मतलब है ना, इसके हो गए ना तो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। ऐसे इस वाले में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे ज़रूर कॉमन दिखेगा, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं पहले से एकदम सिंपल से होते हैं, बच्चों को सिंपल दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 कॉमन निकल जाता है, उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1009। फिर से हमें 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा था, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, इंटू 1 लगा दिया, तो हो गए ना 3 नंबर। मान लो मुझे इनको सॉल्व करने के बाद y मिलता, और मैंने y को कैसे एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे 3 नंबर्स में, यानी कि उस नंबर के क्या है, फैक्टर है, वो कितने हैं, 3 है। जैसे 3 फैक्टर साबित किया, ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, कंपोजिट नंबर। आप कर चुके होंगे लेकिन मैंने एक और बता दिया, ओके। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो इरेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ना ही तो ये कभी कभी पूरे डिवाइड होंगे, ना ही कभी कटेंगे, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बार बार एक ही नंबर आता रहेगा, एक ही नंबर आता रहेगा। जैसे कि 3 को मतलब 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता रहता है ना 0.3333। तो ऐसा भी नहीं होता कि रिपीट हो रहे हैं और ना ही कट रहे हैं, ठीक है। तो ना ही तो ये कटते हैं और ना ही तो ये रिपीट भी होते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, या फिर नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल क्या है, जैसे √2 हो गया, √3 √5 √7 √10, ठीक है, जो परफेक्ट रूट नहीं है। जैसे पाई भी होता है आपको 22/7, अभी तक नहीं निकाल पाए उसकी वैल्यू, ठीक है। वो क्या है, ना ही तो वो कट रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो हो गया ना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। 2 वर्ड की डेफिनेशन है, बिल्कुल ऐसे याद रखना, ना ही तो कटेंगे ना ही रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट थियरम्स में क्या है, बहुत सिंपल सी, आपने 9th में भी पढ़ी होगी कि अगर कोई मेरे पास एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड p। मतलब मेरे पास कोई प्राइम नंबर है 2, ठीक है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लो कि 6 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे देखो, कोई नंबर है 2, ठीक है, वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, वो डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा 18 टाइम्स। अगर वो 36 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि स्क्वायर किसका है 6 का, तो वो भी डिवाइड करेगा। बस यही बात कही गई है थ्योरम में, प्रूफ नहीं आता है, ठीक है, सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देखो, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। सबको पता है इरेशनल होता है, लेकिन इन्हें क्या पता है, ये तो बोल रहे हैं प्रूव करके बताओ, बच्चों को परेशान करना है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल सा है। वैसे तो मैंने इस पर 15 मिनट की वीडियो बनाई है जिसको कंसेप्ट बताया, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी ना हो, नहीं भी देखी हो, मैं एक और बार इसको बता देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा।
अब देखो रूट टू को हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि उन्हें ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, और एक और बात कि जो ए बाई बी है वो क्या है, उनका जो एच सी एफ है वो 1 है, या फिर हम बोल सकते हैं वो क्या है, को प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या तो एच सी एफ लिख दो 1 है, या फिर को प्राइम्स, मतलब 1 के अलावा ये किसी से भी नहीं जाएंगे, 1 के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगे। अब देखो मैथ्स में एक फंडा होता है क्या, कि अगर आपको कहीं रूट दिख रहा है तो उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दो, चीज़ें इजी कर लो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, रूट टू के ऊपर स्क्वायर, ए बाई बी के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट टू का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। ए बाई बी का स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। ओके, अब देखो बी स्क्वायर को मैं इधर भेज रहा हूँ LHS में, तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ रहा है, अब देखो 2 एक प्राइम नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है। अब जब 2 नीचे जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि कोई नंबर जैसे कि 8 है, उसे क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि 2 क्या है, एक फैक्टर है। एक क्या है, एक फैक्टर है 8 का, मतलब 2 मल्टीप्लाई समथिंग, मैं मान ले रहा हूँ सी, तो हमें करके क्या मिल जाएगा, 8। ऐसे ही हमने यहाँ पे मान ली कि जो ए की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी। तो इसी वैल्यू को हमने क्या पुट इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी। ठीक है, अब क्या है 2, अब देखो यहाँ पे क्या था, 2b स्क्वायर। ओके, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे हम, 2c। ठीक है, आप सी की जगह पे कोई और वेरिएबल भी रख सकते हो। ठीक है, ए बाई बी की जगह पे कोई और वेरिएबल रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 से 4 थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर से वही बात, अब मैं 2 को नीचे भेजूंगा तो क्या करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा, वही चीज़ लिखी गई है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ओके, बस अगर आपने इतना कर दिया ना तो बस आपका काम हो जाएगा। क्या, दैट मीन्स अब देखो ये आपने क्या कर दिया, 2 को बी का भी फैक्टर बता दिया और ए का भी फैक्टर बता दिया, यानी कि ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया ऑफ ए एंड बी, बट वी हैव ऑलरेडी एज्यूम दैट देयर इज़ नो अदर फैक्टर देन 1। ठीक है, लेकिन हम पहले ही मान चुके थे कि ए और बी के कोई भी फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा, लेकिन ये तो 2 प्रूव हो गया। गलत माना था हमने, गलत बात है। ठीक है, तो हैंस रूट टू इज़ आवर एजम्पशन इज वॉज इनकरेक्ट, हैंस रूट टू इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, आप लिख सकते हो, ये बुक में लिखी रहती है लाइन, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और टाइप के थोड़े सवाल होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं इससे, क्या कि प्रूव करो 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कैसे प्रूव करोगे, बहुत सिंपल है। देखो हम मान लेते हैं इसको भी क्या होता है कि ये रेशनल नंबर होता है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ रेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल नंबर है तो फिर से वही बात कि a बाई बी, p बाई क्यू, c बाई डी, कोई भी वेरिएबल लो आपका, लेकिन जो अच्छा लगे थोड़ा सा वो लिखना चाहिए। ठीक है, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, और यहाँ पर भी a बाई बी कैसे है, एच सी एफ क्या है इनका, 1 है, या फिर ये को प्राइम्स है, या फिर इनका जो 1 के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगे। बहुत सारे तरीके हैं एक बात को कहने के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हमें स्क्वायर होता है वो नहीं करना है, उससे उससे पहले ही काम हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो तो खुश होना, पेपर में इजी वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है उसको एक साइड रखना है और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देना है। जैसे कि 3 + 2√5 में से 3 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2√5 बचेगा, a बाई बी -3 हो जाएगा। यहाँ पे √5 छोड़ो और 2 नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया तो ये -3 भी हो गया, नीचे था आपका b तो ये हो गया 2b। ठीक है, मैं b लगाना भूल गया था, अब b लगा दिया। ओके, उसके बाद देखो सिंस, अब देखना यहाँ पे समझने की कोशिश करना, a और b क्या है हमारे, इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमने लिखा नहीं ऊपर लेकिन आप लिखना। ठीक है, ए एंड बी आज इंटीजर्स, अब ए और बी इंटीजर्स हैं और ये तो हमें दिख ही रहा है ये भी नंबर्स हैं। अब इंटीजर को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के एक रेशनल नंबर मिलेगा। और इधर क्या मिल रहा है हमें, इरेशनल नंबर। हम पहले ही से जानते हैं कि जो √5 होता है वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर, और RHS में क्या है, रेशनल नंबर सॉल्व करने के बाद। ठीक है,
तो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट अ रेशनल नंबर। ए और बी इंटीजर्स हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, मतलब हमने गलत माना था। अब हमने गलत माना था तो वो चीज़ गलत हो गई। तो सही क्या है कि √5 रेशनल इरेशनल ही होगा, ठीक है। हैंस 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। ओके, समझ में आया आपको मेरी बात? मैं थोड़ा फास्ट बताया, लेकिन ये आप कल बहुत बार कर चुके होगे, 10th क्लास में हो, 9th में भी आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज़ करवा दिया, समझ आ गया होगा आपको सब, ठीक है। ओके, चलो बहुत बात हो गई रेशनल नंबर की। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। ये क्या होते हैं? ये सीधे साधे होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं तो रिपीट होने लगते हैं बेचारे, ठीक है। या तो कट जाएंगे, अगर नहीं भी कटेंगे तो रिपीट होने लगेंगे। जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 को 10 से, मतलब 10 को 3 से डिवाइड करो तो 0.3333 आता रहता है, कटता नहीं है लेकिन रिपीट तो हो रहा है। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर। अब देखो आपकी बुक में क्या है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ओके, अब देखो रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर a/b बोल सकते हो आप, जहाँ पर q की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो q की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसको अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, 2m × 5n, जहाँ पर m और n क्या हो, होल नंबर्स हो, मतलब वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 0 हो सकते हैं, 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए होल नंबर्स, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। इंटीजर्स लिखते हैं कुछ लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देन इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब अगर कोई हमें वो दे रखा है रेशनल नंबर, ठीक है, अगर हम उसका डिनोमिनेटर, यानी कि मान लो a/b कोई रेशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2m × 5n, तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमें देख के पता लगा सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसके डिनोमिनेटर को, कि वो टर्मिनेट मतलब आगे जाके कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर 2m × 5n में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग कट जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि नहीं होता है, ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो आपको पता है कि 2 की पावर 0 × 2 5 की पावर 0 लगा के आप इसे कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन मान लो कुछ और नंबर्स भी आ गए उसमें, तो आप उन्हें काट पीट नहीं कर सकते अगर वो नहीं कट रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब अगर 2m × 5n के अलावा कुछ और नंबर आ जाए, ठीक है, कुछ और नंबर आ जाए, या फिर ये 2m × 5n आए ना उसमें, तब क्या होगा? तब ये नॉन टर्मिनेटिंग हुए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग, ठीक है, लेकिन रिपीट होते रहेंगे बेचारे, ठीक है, रिपीट होते रहेंगे, कटेंगे नहीं तो रिपीट होते रहेंगे। अगर 2m × 5n ना आए, या फिर आ भी जाए तो उसके अलावा कुछ नंबर्स आ रहे हो, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको दे रखा है p/q, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई, मतलब इनका जो कॉमन HCF है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। पता है मुझे, मैंने थोड़ा फास्ट बताया, लेकिन आपको भी टाइम की कमी है और मेरे को भी आपको थोड़ा जल्दी बताना चाहिए, एग्ज़ाम टाइम आ रहे हैं आपके, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया, क्योंकि आप पढ़ चुके होगे पहले से, आप समझदार हो, ठीक है। ये बस आपके रिवीजन के लिए, तो इसलिए ओके, आप समझ रहे होंगे। अब एक और चीज़ जो हमारी रह गई है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हाँ चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जितना आपके NCERT में दे रखा है उतना मैंने करा दिया है, ठीक है। अब जिसको थोड़ा बहुत डाउट है तो वो थोड़ा दोबारा देख सकता है वीडियो को, ओके। तो एक टॉपिक रह गया हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज में, और मतलब आते हैं कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिक्स टू सॉल्व LCM एंड SCF प्रॉब्लम्स। देखो SCF और LCM अगर मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया होता तो मैं आपको डिटेल में बताता, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक आपको बताना चाहूँगा कि आपको मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें LCM निकालना है या फिर SCF निकालना है, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट है वो मेरे को फर्स्ट पे रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मतलब सबसे पहली चीज़ तो आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि SCF निकालना चाहिए या फिर LCM निकालना चाहिए। कन्फ्यूज रहते हो ना आप, रहते होगे शायद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चन को, ओके। दूसरा क्या है, पहला लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ट्राई टू जज योर आंसर वुड बी ग्रेटर और लेसर देन द गिवन डाटा। मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें दे रखी होंगी, ठीक है, आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कि आपका जो आंसर आएगा वो
जो दे रखा है उससे बड़ा आएगा या फिर उससे छोटा आएगा। जब आपको लगता है कि आपका आंसर बड़ा आएगा, तो इफ़ आंसर इज़ ग्रेटर, मतलब आपके क्वेश्चन है में दे रखा है कुछ 15 और 20, आपको लग रहा है कि आंसर कुछ 25, 40, 60 कुछ आने वाला है, इससे बड़ा आने वाला है, ठीक है, इससे बड़ा आने वाला है, तो आप क्या निकालोगे? तो आप एलसीएम निकालोगे। ऐसा नहीं है बड़ा आ रहा है मतलब बड़े से क्या होता है एचसीएफ, नहीं, इसमें भी आपको थोड़ा उल्टा करके चलना पड़ेगा, ठीक है, सोच उल्टी करके चलनी पड़ेगी। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका आंसर बड़ा आएगा तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जहाँ पे आपको लग रहा है इफ़ आंसर इज़ लेसर, ठीक है, छोटा आने वाला है, आपको लग रहा है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। बस यही कुछ स्टेप थे। अगर आपको, वैसे तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इंटेलिजेंट प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। बाकी अगर मैं अभी थोड़ा पहले चैनल स्टार्ट करता तो आपको सब डिटेल में बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में, आप 11th में जा चुके हो तो 11th क्लास की हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप, मैंने ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप इन्हें करके जाते हो तो भी आप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लोगे। बाकी आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, हॉट्स में आ सकता है कि इसके जैसे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वैल्यूज़ बदल सकते हैं, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। मैं समझा देता हूँ आपको। इफ़ डी इज़ द एस सी एफ ऑफ 56 एंड 72, मान लो कि जो डी है वो क्या है, एस सी एफ है। एस सी एफ हम निकाल सकते हैं आराम से, इनका सीखा है हमने, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। आप निकाल लोगे तो वही डी की वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, वो हम निकाल लेंगे। एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 56x प्लस 72y। मतलब आपने जो एल सी एफ निकाला है उसको आप इस तरीके से लिख के बताओ। क्या बोल रहे हो भाई साहब, एस सी एफ निकाल लो, उसके बाद इस तरीके से लिख के बताओ कैसे करेंगे। मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो आपको एस सी एफ के स्टेप अच्छे से लिखने हैं। मतलब जैसे कि एस सी एफ कैसे निकालोगे आप, 72 और 56 का, 72 लिखोगे, 56 इंटू 1 प्लस 16, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डिवीजन है उसको डिविडेंड बना दो, यानी कि 56 इन इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो 16 है फिर ऐसे 8, तो यहाँ पे कुल मिला के आपका जो 8 है वो आपका डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब ये जो होगा 8 वो एस सी एफ होगा आपका, ओके। बाकी आपको ये नंबर डालते चलना है, ये इक्वेशन 1, ये 2, ठीक है। आपको जितने भी इक्वेशन मिले सब पे नंबर डालने हैं, बस लास्ट वाली छोड़ दोगे तो कुछ नहीं है, जहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है। तो आप देखो जो आपका एस सी एफ आया उसको आप इस तरीके से लिख के बताओ, 56x प्लस 72y। मतलब क्या अजीब सा लग रहा है ना एकदम, 56 72 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब देखो बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, वी हैव टू एलिमिनेट द रिमाइंडर फ्रॉम, वी हैव टू एलिमिनेट द रिमाइंडर, ठीक है। जो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहे हैं, जैसे कि देखो रिमाइंडर क्या क्या मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है, ऊपर क्या मिल रहा था, 16 मिल रहा था, इन सबको हटाते जाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या निकाल सकते हो, 8 की वैल्यू निकाल सकते हो, 56 माइनस 16 इंटू 3, ओके। तो आपने ये लिखा। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें आपको 16 की वैल्यू निकाल सकते हो किसी और के टर्म्स में, 16 की वैल्यू किसी और के टर्म्स में निकाल सकते हो। तो 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 72 माइनस 56 इंटू 1। एक बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, डोंट सॉल्व कैलकुलेशंस इन दिस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब जो कैलकुलेशन है वो आपको सॉल्व नहीं करनी है। जैसे कि 72 माइनस 56 इंटू 1 है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इंटू 3 हो रहा है तो ऐसा मत करना 3 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना। आपको क्या करना है, 3 इंटू 72 ऐसे ही लिख देना है, ऐसे ही 3 इंटू 56, बस ये थोड़ा साइन का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कुछ कॉमन दिख जाएगा, ओके। जैसे 56 यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 56 कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म्स को साथ ले लो, 56 कॉमन निकालोगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 56 इंटू 4 प्लस, यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 72 के साथ माइनस है तो क्या इस माइनस को आप 3 के साथ नहीं भेज सकते, बिल्कुल भेज सकते हो। तो क्या हो जाएगा 72 और माइनस 3। आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछ लें कि बताओ m की वैल्यू क्या होगी, या फिर x माना था तो हमने यहाँ पे x लिखना चाहिए था, यहाँ पे y, ओके। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा सब कुछ, लेकिन जो चीज़ें नहीं आए तो आपने वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, बैक करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका होगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसका ही रिवीजन करेंगे हम। मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है ये, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज़ है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता सब चीज़,
थोड़ा फास्ट हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा बार बार देख सकते हो। वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा, तो आप रिवाइज़ कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है। और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, नया है, ठीक है। ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है, अगर आप समझना चाहो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। एंड मैं रात को बना रहा हूँ तो मेरे लिए तो गुड नाइट है। ओके, बाय।